अस्सलामुअलैकुम बच्चों, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे जो पहली वीडियो थी वो थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सारी बातें हो रही हैं बोहर मॉडल में। बोहर मॉडल के तवस्सुत से हमने पहले रेडियस स्टडी किया, रेडियस की इक्वेशन निकाली। रेडियस के बाद हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसकी इससे पहली वाली वीडियो में पूरी इक्वेशन हमने डिराइव की। वो इक्वेशन हमारे पास ये आई जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। अच्छा, अब बच्चों यूनिट्स होते हैं ना, कुछ ख़ास किस्म के यूनिट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे एनर्जी का यूनिट आम तौर पर लिया जाता है किलो जूल पर मोल। क्या लिया जाता है बच्चों? किलो जूल पर मोल। तो इस यूनिट को किलो जूल पर मोल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको किलो जूल पर मोल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं इसका यूनिट है जूल पर एटम। जूल पर एटम यानी एक एटम के लिए, एक किसी खास एटम के लिए, कोई भी एटम हो जैसे क्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, किसी खास एटम के लिए, यानी क्लोरीन नाइट्रोजन ये भी एक खास एटम्स हैं, लेकिन ये किसकी बात हो रही है? क्लोरीन और नाइट्रोजन की नहीं बल्कि हाइड्रोजन की। ठीक हो गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम हो, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी वो ये इक्वेशन आपको बता रही है। लेकिन यूनिट इसका परफेक्ट किस में है, यूनिट इसका सही यूनिट किस में है? एनर्जी का आमतौर पर यूनिट किस में होता है? वो होता है किलो जूल पर मोल में। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो जूल पर मोल में। तो बच्चों कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? देखें, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 एटम में इतने एटम्स होते हैं, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक हो गया? 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अच्छा, जूल में है, जूल से आप किलो जूल में जब कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को, जैसे ग्राम से आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हम इस सारे फैक्टर को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम किलो जूल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। नीचे एन स्क्वायर है, नीचे एन स्क्वायर उसी तरह आएगा। अच्छा, अब क्या करें कि एक मोल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक मोल के लिए। तो एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। 3 मोल हों इधर, तो इधर 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये बच्चों जब वैल्यू आप इसको डिटरमाइन करेंगे, 10⁻3 इधर ऊपर जाएगी, इसको हल करेंगे आप, तो एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई एनर्जी की किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया? ये उससे आगे क्वेश्चन समझ आ गई बात। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। N1 है तो पहला ऑर्बिट, N2 है तो दूसरा ऑर्बिट। बच्चों ये किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की। रेडियस बोहर मॉडल किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए, या उन चीज़ों के लिए जिनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आपको मिसाल दी He पॉजिटिव, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। Li2 प्लस, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो बच्चों इसको नोट करें आप जल्दी से। N क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर। ठीक हो गया? इसको आप कैलकुलेट, इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट इसका लें ताकि हम आगे चलें। अच्छा चलिए, हम इसको आप पूरा व्यू एक देंगे, पूरी आपको एक इमेज देंगे इसकी। अब ये इक्वेशन है, इसको मैं ऊपर इधर साइड में लिख लूँ ताकि फिर नेक्स्ट आगे हम पढ़ें। पर मोल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर।
अब ये देखें बच्चों, ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये है पहला ऑर्बिट, ये है दूसरा ऑर्बिट, ये है तीसरा ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस इक्वेशन को साथ साथ देखें। En इज इक्वल टू -13.135 या 315 जो भी वैल्यू है, n क्या है बच्चों? ऑर्बिट है। अगर पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट ये 1 है, 1 2 3, समझ आई। n को वैल्यू को आप 1 पुट करें, यहाँ 1 n की वैल्यू पुट करेंगे तो वही आएगा -13.315 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। n की वैल्यू को अगर आप 2 पुट करें, यानी दूसरी ऑर्बिट में उसका स्केयर, तो बच्चों वैल्यू मैं देखूंगा यहाँ से -328.32 -328.32 आ जाता है किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। बताता हूँ अभी आपको कि ये क्या बात है। E1 E2 E3, n की वैल्यू तीसरी ऑर्बिट में, इसकी वैल्यू आती है आपके पास -145.92। अच्छा, अब बच्चों हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है। तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी कितनी है? E1 ये -13.315 किलो। इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है बच्चों, जो आपको ये E1 N1 E1 इतनी एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर नहीं है, यही इलेक्ट्रॉन इधर है दूसरे शेल में, वही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में अगर होगा तो एनर्जी इतनी होगी, दूसरे शेल में होगा तो कितनी एनर्जी होगी? वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा? -328। इधर मैं लिखता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो तो ये वाली, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो तो E2 ये वाली, और अगर इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज यहाँ हो, यहाँ ना हो, इलेक्ट्रॉन होगा एक ही, यहाँ हो तो उसकी एनर्जी होगी इतनी -145.92। तो बच्चों इतना तो आपको पता होगा कि माइनस में जितनी रकम छोटी होती है उतनी रकम बड़ी होती है। वैसे ये रकम सबसे बड़ी है, लेकिन इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, और माइनस में जो रकम सबसे छोटी होती है हकीकत में वो सबसे बड़ी होती है। तो ये वाली रकम सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ये वाली रकम E3 सबसे बड़ी है, ये फिर दरमियानी है, ये सबसे छोटी है, क्योंकि रकम बच्चों किस में है? माइनस में है। तो माइनस में जो रकम बड़ी होती है वो छोटी होती है, और जो माइनस वाली रकम सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो क्या पता चला कि न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन जितना होगा, न्यूक्लियस से, मेरे साथ बोलेंगे, न्यूक्लियस से दूर जितना ऑर्बिट होगा, न्यूक्लियस से दूर जितना ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा। एनर्जी की अभी बात कर रहे हैं, एनर्जी डिफरेंस की बात नहीं की, अभी एनर्जी की बात हो रही है।
हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो तो एनर्जी इतनी होगी, कम होगी सबसे। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ हो तो एनर्जी इतनी होगी -328। अगर वही इलेक्ट्रॉन तीसरे में हो तो एनर्जी होगी -145.92, जो कि वैल्यू सबसे छोटी नहीं है, सबसे बड़ी, क्योंकि माइनस में रकमें चल रही हैं। यहाँ तक आपको बात बच्चों समझ में आई? अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों एनर्जी डिफरेंस की। एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं। चलिए, E2 है, ये E1 है। E2 माइनस E1 कैलकुलेट करें तो क्या आएगी आपके पास? ये माइनस और -313.315। तो बच्चों ये वैल्यू मैं देखूंगा, यहाँ से ये वैल्यू आती है 984.99 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्या करते हैं इसके बाद? अब हम करते हैं E3 माइनस E2। E3 की वैल्यू कितनी है? -145.92, और ये वाला माइनस यहाँ लगाया, और E2 की वैल्यू कितनी है? -328.32 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल दोनों के साथ आएगा। तो ये वैल्यू मैंने देखी तो मुझे पता लगी 182.40 किलो जूल पर मोल। अच्छा, तो मैं अब इससे एक रेलेशन यहाँ ड्रा करने लगा हूँ यहाँ कि E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है E1 के पास। इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप E2 में भेजना चाहते हैं, यहाँ भेजना चाहते हैं, तो आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? 984.99 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ भेजना, E1 को E2 में भेजना चाहते हैं, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप E2 वाले इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को अगर E3 में भेजना चाहते हैं, तो आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? 182.40 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया? देखिए, अब बात हो रही है एनर्जी डिफरेंस की, कि इलेक्ट्रॉन को आपने एक शेल से दूसरे ऑर्बिट में भेजना है, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजना है, उसको कहते हैं एनर्जी डिफरेंस। पहले और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, जो एनर्जी गैप है, वो है 984.99। दूसरे और तीसरी ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी गैप है, वो है 182.40 किलो जूल पर मोल। ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होगा, उसकी एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी -145.92। ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की एनर्जी है -145.92 किलो जूल पर मोल। ये क्या निकाला है? एनर्जी डिफरेंस निकाला है। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो होती है एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू, जो हमने निकाली। अच्छा, इतनी बातें भी आपको समझ में आ गई? अच्छा बच्चों, आप E1 से अगर आपने इलेक्ट्रॉन भेजना है E2 में, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 984.99 किलो जूल। अगर आप एनर्जी दें 983 किलो जूल पर मोल की अगर आप एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में एक्साइट नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा पहले ऑर्बिट में। जब ये बात साइंटिस्ट ने देखी, इतनी एनर्जी आप दी, इन द फॉर्म ऑफ हीट दी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट दी, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दूसरी ऑर्बिट में नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो तब ही बोहर ने ये बात की थी कि कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स हैं, हर तरह के एनर्जी लेवल्स एटम्स के अंदर मौजूद नहीं है। वो बात इसने यहाँ से निकाली थी बच्चों, ध्यान करेंगे, गौर से देखें, वो बात यहाँ से निकली। 983 की एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हुआ, बल्कि उसी ऑर्बिट में ही रहा है। आप मेरी बात को समझिए। अगर
यहाँ एक ऑर्बिट होता ना, यहाँ एक ऑर्बिट होता, तो 983 की अगर आप एनर्जी देते तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस ऑर्बिट में चला जाता, लेकिन यहाँ कोई ऑर्बिट प्रेजेंट नहीं है, कोई ख़ास किस्म के ही ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, कुछ ख़ास किस्म के ही एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है, जिसको उसने कहा, क्या कहा था, MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। NH डिवाइडेड बाई 2, N क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है। कुछ ख़ास किस्म की एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं एटम्स के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, हर किस्म के एनर्जी लेवल्स मौजूद नहीं है, पार्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स मौजूद है। अच्छा, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। अच्छा, इसी वजह से बच्चों एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, एटम्स का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। अगर हर तरह के एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद हों तो फिर स्पेक्ट्रम भी कॉन्टिन्यूस बने, लेकिन कुछ ख़ास किस्म के शेल्स मौजूद हैं, कुछ ख़ास किस्म के ऑर्बिट्स मौजूद हैं और कुछ किस्म के ऑर्बिट्स गायब हैं, मौजूद नहीं हैं, लिहाजा एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बनता है। जब ये एटम यहाँ से एक्साइट होता है, डी एक्साइट होता है, एक वेवलेंथ हमारे पास स्क्रीन में आती है। जब ये इलेक्ट्रॉन तीसरे से एक्साइट होकर पहले में जाता है, एक और किस्म की वेवलेंथ हमारे पास स्क्रीन में आती है, वो आगे बात हम करेंगे इंशाल्लाह। अब देखें E2 माइनस E1 ये ग्रेटर है, आपके सामने ये भी कैलकुलेट की है, 984 है और ये कितनी है, 182। ठीक है, अब इसकी रीज़न बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने अगर यहाँ भेजना है, इतनी एनर्जी यहाँ से यहाँ भेजना है तो 182 की 0.40 किलो जूल की एनर्जी हमें चाहिए होगी। वो बच्चों देखें कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और ये प्रोटॉन्स के बिल्कुल पहला शेल है, प्रोटॉन्स के साथ बिल्कुल पहला शेल है। जैसे इस बात को अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं कि आपके पास एक मैग्नेट हो और एक आयरन हो, तो आयरन मैग्नेट के जितना करीब होगा आपको उसके दूर करने में उतनी ही ज़्यादा फोर्स आपको देनी पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ही वो आयरन मैग्नेट से दूर होगा। तो इस न्यूक्लियस को आप मैग्नेट समझें क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको मैग्नेट समझें। ये इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट है और पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस से करीब तर है, तो बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से फिर इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से जब दूर करना पड़ता है हमें, तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसमें एनर्जी क्यों कम देनी पड़ी हमें, इसलिए कम देनी पड़ी क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से पहले ही दूर है। अब यहाँ मैग्नेट हो, आयरन जहाँ थोड़ा दूर हो, तो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो जुदा हो जाएगा। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ इस इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में आपको ज़्यादा देनी पड़ी। ठीक हो गया। क्या बच्चों, E1 से E2 में एक्साइट करने में इतनी एनर्जी देनी पड़ी क्योंकि ये न्यूक्लियस से करीब है, इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम होने की वजह से हमें इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी, 182 की एनर्जी दी और वो दूसरे शेल से तीसरे शेल में चला गया। तो ये बात है बच्चों, न्यूक्लियस से जितना कोई शेल करीब होगा आपको उस इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एक्साइट करने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी ये बात। तो आगे बच्चों फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे, तब तक नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़िक्र कसरत से करते हैं। सूरत पाक पढ़ते हैं।